My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया था, जो कि बेस्ट थे आपके सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, दैट इज सामान्य अध्ययन, या जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान से। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम सभी लोग आज के इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, जो कि रिलेटेड होंगे आपके जीएस और जीके से। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके कंपटीशन से संबंधित होंगे, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जो सब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसके पहले हम सभी लोगों ने 140 या 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है, इसलिए आज का जो पहला प्रश्न होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 141। प्रश्न संख्या 141। प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार किसी भी इच्छा पर निर्भर करता है? Which articles of the Universal Declaration of Human Rights tells that the right of nationality depends on one's wish? योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 10 या आर्टिकल 10, बी है अनुच्छेद 20 या आर्टिकल 20, सी है अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30, एंड डी है अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? दैट इज आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार ही मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 15 है, उसके अनुसार राष्ट्रीयता का अधिकार किसी भी इच्छा पर निर्भर करता है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 15 है, दैट टेल्स दैट द राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वंस विश। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 15 टेल्स दैट एवरीवन हैज द राइट to a nationality and no one shall be arbitrarily neither deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality। तो इस तरह से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 15 है या आर्टिकल 15 है, वह बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार किसी की भी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1996 में कार्य नहीं किया? Who among these did not serve as a Prime Minister of India in the year 1996? 1996 ईस्वी में कौन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए श्री एच.डी. देवेगौड़ा, बी श्री आई.के. गुजराल, सी है श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, एंड डी है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसमें से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो जिनका वर्किंग टाइम 1996 नहीं रहा है, या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1996 में नहीं रहे हैं? तो यदि आप एच.डी. देवेगौड़ा की बात करें तो वे रहे हैं, नरसिम्हा राव रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, लेकिन आई.के. गुजराल जी 1996 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री आई.के. गुजराल। यदि हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं तो सबसे पहले पी.वी. नरसिम्हा राव, इनका जो टाइम पीरियड है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो है 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, लगभग 5 साल रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 96 से 1 जून 96 तक थे, बहुत कम समय के लिए। देन एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 96 से 21 अप्रैल 97 तक थे, और उसके बाद 97 में या 1997 में आई.के. गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंद्र कुमार गुजराल या आई.के. गुजराल जी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1997 से लेकर के 1998 तक का जो समय है, 1997 टू 1998 का जो पीरियड है वो आता है। तो 1996 में श्री आई.के. गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 143। प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेल इन
a submarine in India? And your options are A. Vivegiri, B. N. Sanjeev Reddy, C. Dr. APJ Abdul Kalam, and D. K.R. नारायण नारायणन। और इन चारों जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इन राष्ट्रपतियों में से कौन ऐसा है जिन्होंने भारत में जिन्होंने पनडुब्बी में जल यात्रा की थी, या हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेल इन ए सबमरीन इन इंडिया? इसमें से सबसे पहले कौन रहे हैं या पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने पनडुब्बी में जल यात्रा की? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेल इन सबमरीन इन इंडिया? तो किसने किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑन 13 फरवरी 13 फरवरी 2006, on 13 February 2006, during the submarines deployment in Visakhapatnam under the Eastern Naval Command, the President of India, APJ Abdul Kalam, became the first Indian head of state to sail in a सबमरीन। इस तरह से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 13 फरवरी 2006 को जो है जब सबमरीन का डिप्लॉयमेंट हो रहा था विशाखापत्तनम में, तब उन्होंने जल यात्रा की थी। तो इस तरह से भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 144। प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का कार्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए मनीला, बी सिंगापुर सिटी, सी जकार्ता, एंड डी बैंकॉक। तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का जो ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो कहाँ पर है? बैंकॉक में है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में है। तो बैंकॉक या थाईलैंड में हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 145, क्वेश्चन नंबर 145। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट अ फ्री ट्रेड जोन? इसमें से जितने भी प्लेसेस दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक ऐसा प्लेस है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत नहीं आता है? आपके विकल्प हैं ए मुंबई, बी विशाखापत्तनम, सी तिरुवनंतपुरम, एंड डी इनमें से कोई नहीं। इस जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? आपने पढ़ा भी होगा, मुंबई आता है, विशाखापत्तनम आता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम जो है वह नहीं आता है। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 146, प्रश्न संख्या 146। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? अंडर विच 5-year प्लान वाज द स्लोगन्स ऑफ गरीबी हटाओ इन इंडिया वाज गिवन? योर ऑप्शंस आर ए सेकेंड या दूसरा, बी थर्ड या तीसरा, सी 5th या 5वां, एंड डी 10th या 10वां। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान या 5-year प्लान के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है या स्लोगन्स है वो दिया गया था? तो आप सभी लोगों को पढ़ा भी होगा, पता भी होगा, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा रिमूव पॉवर्टी या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान में दिया गया था? तो कब दिया गया था? 5वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। One of the main objective of the 5th year plan was to eradicate poverty and attain self-reliance. For this goal, the government under Indira Gandhi came up with the slogan "गरीबी हटाओ," which means remove poverty. इस तरह से पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था उसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 147। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 संबंधित है आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। इन योर ऑप्शंस आर ए इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग से, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग से, सी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन या पिछड़ा वर्ग आयोग से, एंड डी फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है या जो आर्टिकल 340 है यह किससे रिलेटेड है? यह प्रश्न है। तो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन या पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953-55 में काका कालेलकर आयोग का गठन और 1978-80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि काका कालेलकर आयोग किससे संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग इससे संबंधित है या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। दूसरा है मंडल कमीशन 78-80 किससे संबंधित है, तो वह भी पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दैट इज सी है। अनुच्छेद 340 या आर्टिकल 340 रिलेटेड विद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन या पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 148, क्वेश्चन नंबर 148। प्रश्न है अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? यानी ऑप्शंस आर ए रैबिट या खरगोश, बी कछुआ या टर्टवाइज, सी चिंपैंजी एंड डी माउस या चूहा। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? स्पेसक्राफ्ट में चंद्रमा पर गया भी और वहां से जीवित वापस भी आए, कौन सा जानवर है? तो चिंपैंजी नहीं है, माउस नहीं, रैबिट नहीं, बल्कि क्या है? कछुआ है या टर्टवाइज है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कछुआ या टर्टवाइज। द फर्स्ट एनिमल्स टू ऑर्बिट द मून एंड रिटर्न टू अर्थ वर 2 रशियन टर्टवाइज। क्या था? 2 रशियन टर्टवाइज थे या रशियन कछुए थे। ऑन 15 सितंबर 1968 द टर्टवाइज वर लॉन्च्ड विद द प्लांट्स, सीड्स एंड बैक्टीरिया अराउंड द मून एंड रिटर्न टू अर्थ 7 डेज लेटर। 7 दिन बाद वे वापस भी आ गए। 2 रशियन टर्टवाइज या जो 2 रशियन कछुए थे या रशियन टर्टवाइजेस थे, वे 15 सितंबर को जाते हैं अंतरिक्षयान में चंद्रमा पर और पुनः जो है वे 1 सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस भी लौट कर आते हैं। तो अंतरिक्षयान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर क्या है? कछुआ है या टर्टवाइज है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 150। प्रश्न है कौन सा शहर 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2024 ओलंपिक गेम्स? इन ऑप्शंस आर ए शंघाई, बी टोक्यो, सी म्यूनिख एंड डी पेरिस। तो 2024 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसका आयोजन कहाँ पर होगा? कौन सी देश उसकी मेजबानी करेगा? हु विल बी द होस्ट? तो कौन होस्ट है? पेरिस होगा। पेरिस इसकी मेजबानी करेगा। पेरिस में होने जा रहा है 2024 का ओलंपिक खेल। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द 2024 समर ओलंपिक्स ऑफिशियली द गेम्स ऑफ 33 Olympiad and also known as Paris 2024 is an upcoming international multi-sports event scheduled to be take place from 26th July to 11th August 2024। अर्थात 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के बीच में जो समर ओलंपिक्स है वो होगा और कहाँ होगा? पेरिस में होगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 151, क्वेश्चन नंबर 151। प्रश्न है इनमें से कौन एक कीड़े का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसेक्ट? एंड ऑप्शंस आर ए बटरफ्लाई या तितली, बी मकड़ी या स्पाइडर, सी टिड्रा या ग्रासहोपर एंड डी लेडी बर्ड। तो इनमें से कौन एक कीड़े का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कौन नहीं है ये प्रश्न है आपका। तो लेडी बर्ड इंसेक्ट है, ग्रासहोपर भी इंसेक्ट और बटरफ्लाई भी इंसेक्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन मकड़ी जो है वो इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आता। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्पाइडर या मकड़ी, स्पाइडर बिलोंग्स टू द क्लास अराइक्निडा। स्पाइडर का जो क्लास वो क्या है? अराइक्निडा है एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्टा में नहीं आते, इंसेक्ट्स में नहीं आते। द इंसेक्ट्स हैव एंटीना एंड विंग्स। जो भी कीड़े होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एंटीना होता है और विंग्स होते हैं। द स्पाइडर्स आर अराइक्निड्स एंड डू नॉट हैव एंटीना और विंग्स फॉर फ्लाइंग। लेकिन जो मकड़ी होता है, मकड़ी के पास ना तो एंटीना होता है और ना ही उनके पास विंग्स होता है उड़ने के लिए। तो इस तरह से तितली, मकड़ी, टिड्डा और लेडी बर्ड में से जो मकड़ी है वह कीड़े का प्रकार
नहीं है, वह इंसेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 152 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? योर ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स या कृषि आयकर, बी एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क, सी इनकम टैक्स या आयकर, एंड डी कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कौन सा नहीं है? कृषि आयकर या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वह केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 153, क्वेश्चन नंबर 153। प्रश्न है केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। इन ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, बी एक्साइज ड्यूटी, सी इनकम टैक्स, एंड डी कॉर्पोरेट टैक्स। कृषि आयकर, उत्पाद शुल्क या आयकर या निगम कर। तो क्या है? निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स जो है इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केंद्र सरकार के राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? वो निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154, 154 प्रश्न, इनमें से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है? विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? एंड योर ऑप्शंस आर ए मैक्सिको, बी अर्जेंटीना, सी कनाडा, एंड डी बरमुडा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो देश हैं उन देशों में मैक्सिको आता है, कनाडा आता है, बरमुडा आता है, लेकिन जो अर्जेंटीना है वो कहाँ पर है? यह साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। इस तरह से बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैक्सिको, कनाडा, बरमुडा ये सभी उत्तर अमेरिकी देश हैं, लेकिन अर्जेंटीना जो है वो क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 155 प्रश्न है असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? विच वन इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? या असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? योर ऑप्शंस आर ए बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स या सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार, बी प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस या स्वदेशी का प्रोत्साहन, सी विमेन सफ्रेजेस या महिलाओं को मताधिकार, एंड डी बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स या ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार। तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी? सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ था, स्वदेशी को प्रोत्साहन प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस भी हुआ था, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स भी हुआ था, लेकिन महिलाओं का मताधिकार या विमेन सफ्रेजेस से असहयोग आंदोलन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महिलाओं को मताधिकार विमेन्स सफ्रेजेस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 156 प्रश्न है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921-22? एंड ऑप्शंस आर ए मोर पावर्स टू द प्रोविंसेस, सूबों को अधिक शक्तियां, बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर हाउस, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सी पार्टीशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, एंड डी हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1921-22 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका जो प्रतिफल था, जो उसका मेन रिजल्ट था, मुख्य प्रतिफल था, उस मुख्य प्रतिफल में आता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम एकता। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 157 क्वेश्चन इज शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी लोकेटेड? एंड ऑप्शंस आर ए हैंड, बी नोज, सी ईयर, एंड डी चेस्ट। हाथ में, नाक में, कान में या छाती पर? ये ऑप्शन और इसका जो सही उत्तर हो क्या है? जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है? कान में स्थित होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ईयर या कान। और कान के अंदर जो बोन्स होते हैं उसमें से स्टेपस एक बोन का नाम है। द स्टेप्स बोन लोकेटेड इन द मिडिल ईयर इज कंसिडर्ड द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो कान के अंदर बोन होता है इसका नाम होता है स्टेप्स। वो स्टेप्स बोन जो होता है वह सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है मानव शरीर में। द स्टेप्स बोन लोकेटेड इन द मिडिल ईयर इज कंसिडर्ड द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 158, क्वेश्चन नंबर 158। प्रश्न है अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? व्हाट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन अफ्रीका? एंड योर ऑप्शंस आर ए मुंबासा, बी टैंगर, एंड सी डरबन, एंड डी केप टाउन। तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है या लार्जेस्ट या बिगेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है? दैट इज डरबन। जो डरबन पोर्ट है वह अफ्रीका का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डरबन इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, प्रश्न संख्या 159। प्रश्न है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? एंड योर ऑप्शंस आर ए मदन मोहन मालवीय, बी तेज बहादुर सप्रू, एंड सी चित्तरंजन दास, एंड डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने छोड़ी थी, चित्तरंजन दास ने छोड़ी थी, तेज बहादुर सप्रू ने छोड़ी थी या मदन मोहन मालवीय ने छोड़ी थी। किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था? तो किसने छोड़ा था? चित्तरंजन दास जी ने छोड़ा था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चित्तरंजन दास। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब सभी लोग जानते हैं कि ढेर सारे जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने कॉलेज या स्कूल छोड़ दिया था। मेनी प्रोमिनेंट लॉयर्स आल्सो गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस किया करते थे या जो अपनी वकालत किया करते थे, ढेर सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। उसमें नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का, सी आर दास या चित्तरंजन दास जी का, सी राजगोपालचारी का और आशफ अली का। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी एंड आसफ अली कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत या अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 160, क्वेश्चन नंबर 160। प्रश्न है माइक टायसन मुख्य रूप से इनमें से किस खेल से संबंधित है? माइक टायसन मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ दिस स्पोर्ट्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए रेसलिंग या कुश्ती, बी कराटे, सी बॉक्सिंग या मुक्केबाजी, एंड डी जूडो। तो माइक टायसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइक टायसन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ही इज अ बॉक्सर। वह एक बॉक्सर है, मुक्केबाज है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है माइक टायसन। माइक टायसन जिनका पूरा नाम है माइकल गेराल्ड टायसन। माइकल गेराल्ड टायसन, या जिनको आयरन माइक भी कहा जाता है, इनका जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ वो 30 जून 1966 को हुआ था। ही इज अ अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर। ये क्या है? अमेरिका के फॉर्मल प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं। फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर क्योंकि इन्होंने अभी संन्यास ले लिया, अभी इन्होंने छोड़ दिया है। तो अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं माइक टायसन। माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। इन दिस वे वी डिस्कस 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर जीएस और जीके, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी या जनरल साइंस से संबंधित हम सभी लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया इस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि संबंधित होंगे आपके जीएस और जीके से, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।